अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एविडेंसेस ऑफ एटम्स, एटम के सबूत के बारे में। एटम्स की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, जिसमें हमने डिस्कस की अलॉय फॉर्मेशन, रीजनल साइंस और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा भी एटम्स की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। डेमोक्राइटिस ने जब एटम्स के बारे में बात की कि एटम्स आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, वो डिवाइड हो भी सकते हैं, बाज़ दफ़ा वो किसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं और बाज़ दफ़ा किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते। जैसे नियॉन वगैरह गैसेज हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह किसी चीज़ के साथ ज़्यादातर फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हैं मिल के रहती हैं। इसकी डेफिनेशन भी इससे पहली वीडियो में हो गई एटम्स की। अब लोगों ने ये कहा कि एटम्स के आप हमें एविडेंस बताएं कि इसका सबूत क्या है। तो इसके सबूत के लिए आज वीडियो है एटम्स की। हम पढ़ना चाह रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक चैप्टर, और उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एप्लीकेशंस ऑफ एटम्स और एविडेंसेस ऑफ एटम्स का पता होना ज़रूरी है। ये बातें आपके इल्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एविडेंसेस ऑफ एटम। एविडेंस का मतलब होता है सबूत के, एटम्स के क्या सबूत है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एविडेंसेस ऑफ एटम्स के बारे में। चलें, सबसे पहले हमने एटम का जो एविडेंस, यानी एटम को जो देखने की, सी करने की कोशिश की, उसका एविडेंस मालूम करने की कोशिश की या उसको देखने की कोशिश की बच्चों, वो हमने सबसे पहले कोशिश की है लाइट माइक्रोस्कोप से। लाइट माइक्रोस्कोप से। तो इसमें क्या दिक्कत है सर, हम देख रहे थे लाइट माइक्रोस्कोप से। तो बेटा इसमें हुआ ये कि लाइट माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 टू 700 नैनोमीटर। वेवलेंथ का रिलेशन होता है देखने से। आप देखिए इस वीडियो में आप मुझे देख पा रहे हैं, पेन को देख पा रहे हैं, इस वाइट बोर्ड को देख पा रहे हैं। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। लेकिन सिर्फ लाइट की वजह से आप इन सब चीज़ों को नहीं देख पा रहे। लाइट आती है बच्चों, और जब रिफ्लेक्ट बैक होती है, लाइट आई, इस मार्कर के साथ टकरा कर लाइट वापस गई, तो तब आपकी आई पर उसका इमेज बनता है, तब आप उस चीज़ को देख सकते हैं। महज सिर्फ लाइट की वजह से आप चीज़ों को नहीं देख सकते। लाइट आती है, टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होकर जब जाती है तो एक इमेज बनता है आपकी आंख पर, तो आप तब उस चीज़ को देख सकते हैं, वरना आप उस चीज़ को नहीं देख सकते। यहाँ लाइट टकरा कर वापस जा रही है, वाइट बोर्ड से टकरा कर वापस जा रही है, मुझसे टकरा कर वापस जा रही है, इसलिए आप मुझे देख सकते हैं। लेकिन बच्चों हुआ ये कि लाइट माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ है वो है 400 टू 700 नैनोमीटर। 400 टू 700 नैनोमीटर इसकी लाइट की है क्या? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं वेवलेंथ के बारे में। बच्चों लाइट जो है वो क्या, किस फॉर्म में आ रही है? वेव की फॉर्म में। वेव देखिए कभी, ऐसे 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 जो होती है बच्चों, ये क्या है? वेव। इस वेव में इन दोनों को कहा जाता है क्रस्ट, और नीचे वालों को कहा जाता है ट्रफ। इन दोनों के दरमियान ये जो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं वेव की तरह की, इन दोनों के दरमियान जो बच्चों होता है फासला, जो होता है डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। नाम से आप थोड़ा गौर करें तो वेव और लेंथ, यानी वेव की लेंथ, वेव की लंबाई कितनी है, वेव की लंबाई कितनी है। तो जो लाइट वेव, कौन सी लाइट बच्चों? ये जो विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ, ये जो लाइट आ रही है, इसकी जो वेव लेंथ होती है, इसकी जो हर हज़ारों लाखों करोड़ों जो वेव्स आ रही हैं, उस हर वेव की जो वेव लेंथ है वो बच्चों कितनी है? 400 टू 700 नैनोमीटर। और एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है बच्चों? आप जानते हैं, इंटू 10⁻⁹
1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो इसको कहा जाता है वेव लेंथ। वेव लेंथ वेरी इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को देखने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेव लेंथ जो है उसका बड़ा रोल है किसी चीज़ को सी करने के लिए। अब बच्चों देखें, अब आप बात सुने कि लाइट माइक्रोस्कोप से हम एटम्स को, हम किसका एविडेंस देख रहे हैं, हम एविडेंस देख रहे हैं, एविडेंस देख रहे हैं किसका, किसको देखने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, एटम्स को, एटम्स का एविडेंस देख रहे हैं। एटम की बच्चों जो डायामीटर होता है, एटम का जो डायामीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक ये एटम है, इसका डायामीटर होता है 0.2 नैनोमीटर। ये हमें उस वक्त तक नहीं पता था, लेकिन आज पता है कि एटम का डायमीटर ये होता है 0.2 नैनोमीटर। उस वक्त जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जब लाइट माइक्रोस्कोप से हम स्टडी कर रहे थे, हम एटम का एविडेंस, एटम को देखने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त नहीं पता था, उस वक्त हमें नहीं पता था कि एटम का जो डायमीटर होता है वो 0.2 नैनोमीटर होता है। लेकिन आज की बात कर रहा हूँ, आजकल के दौर में हमें ये बात पता है कि एटम का जो डायमीटर होता है उसकी वेवलेंथ होती है 0.2 नैनोमीटर, आजकल के दौर में पता है। अब बच्चों हुआ ये, अब मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये इधर इस वीडियो में या वैसे भी आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वो क्यों नज़र आती हैं, क्योंकि लाइट उनसे टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होती है, आपकी आई पर इमेज बनता है, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इस जगह पर, इस वीडियो में भी आप ये इस जगह पर, ये इस सारी जगह पर क्या ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद नहीं हैं, क्या उसके आयंस मौजूद नहीं है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के आयंस मौजूद नहीं है, तो आप क्यों उनको नहीं देख सकते, आप उनको क्यों नहीं देख पा रहे, आप उन एटम्स को, ऑक्सीजन के एटम्स को आप क्यों नहीं देख, वो भी तो इधर प्रेजेंट है, लेकिन आप सिर्फ मुझे देख रहे हैं, पेन को देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स को, कार्बन के एटम्स को आप नहीं देख पा रहे, ऑक्सीजन के एटम्स को बच्चों आप नहीं देख पा रहे, आयंस को आप नहीं देख पा रहे। तो इसकी क्या वजह है बच्चों, इसकी वजह, इसकी रीज़न ये है, इसकी रीज़न है क्या, वेवलेंथ, इसकी रीज़न है क्या बच्चों, वेवलेंथ। 400 लाइट माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ है वो 400 टू 700 नैनोमीटर है, 400 टू 700 नैनोमीटर है। एटम्स की जो वेव डायमीटर है वो है 0.2 नैनोमीटर। अब बच्चों क्या होगा, जब लाइट आएगी और एटम से टकराएगी तो एटम से लाइट टकरा कर वापस जा ही नहीं सकती, रिफ्लेक्ट बैक हो ही नहीं सकती। भाई कोई चीज़ बड़ी हो तो उससे कोई चीज़ टकरा कर वापस जाती है ना। एटम तो इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, माइन्यूट पार्टिकल है कि जब लाइट इससे टकराएगी तो इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, बल्कि एटम को ही अपने साथ लाइट बहाकर आगे ले जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर, अगर मैं पावर की बात करूं तो 400 टू 700 नैनोमीटर आप इसकी पावर समझें, और इसकी एटम की पावर क्या है 0.2 नैनोमीटर। तो इतनी बड़ी चीज़, लाइट की जो वेव लेंथ है 700 नैनोमीटर, इतनी बड़ी चीज़ जब आके एटम के साथ टकराएगी, छोटे से एटम के साथ जब टकराएगी तो क्या से रिफ्लेक्ट बैक होगी, नहीं रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, बल्कि एटम को ही आगे लाइट की वेव आई है, लाइट की वेव, ये एटम है, लाइट की वेव आई है, इसको ही साथ आगे लेकर आगे चली गई है, तो इससे रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। क्यों रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, वजह आपको पता चल गई है, इसलिए रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती क्योंकि वेरी स्मॉल डायामीटर है, किसका, एटम का वेरी स्मॉल डायामीटर है। लाइट का जो वेव लेंथ है वो बहुत बड़ी है, एटम का डायामीटर वेरी 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 स्मॉल है। अच्छा, और अच्छा तरीके से अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ना तो आपको ऐसे समझाऊँ, अगर इफ़ पॉसिबल, अगर बच्चों एटम की जो वेवलेंथ, एटम का जो डायामीटर है, ये एटम है, इसका जो डायामीटर है, अगर इसका डायामीटर होता 800 नैनोमीटर, अगर एटम का, लेट्स सपोज ऐसा है नहीं, सपोज करें अगर एटम का डायामीटर होता 800 नैनोमीटर, एटम का डायामीटर समझते हैं ना ये, और यहाँ से लेकर मैथ में आपने पढ़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जो होता है एटम का, अगर एटम राउंड शेप में होते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर होता है, अगर एटम का डायमीटर होता 800 नैनोमीटर तो फिर हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते थे, क्योंकि इसकी लाइट माइक्रोस्कोप की रेंज क्या है 400 टू 700 नैनोमीटर। अब लाइट आती तो एटम से टकरा कर वापस चली जाती, तो हम फिर लाइट माइक्रोस्कोप से एटम को देख सकते थे। ठीक हो गया, बात समझ आई। तो बच्चों क्या हुआ कि आप यहाँ तक की बात आप सुने कि हम सिर्फ उन चीज़ों को लाइट से देख सकते हैं
कि लाइट जिन चीज़ों से टकराए और टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। समझ आई? आप जिन चीज़ों के साथ लाइट टकराए और वापस ना जाए, उन चीज़ों को आप नहीं देख सकते। यही वजह है आपको मैं वाइट बोर्ड ये मार्कर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, कार्बन के एटम्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे, क्योंकि वो इतने स्मॉल हैं कि लाइट उनसे टकरा कर वापस नहीं जा पाती। समझ आई इतनी बात? ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ आई। अगर एटम की होती वेवलेंथ, एटम का डायमीटर होता है 800 नैनोमीटर, तो फिर लाइट आती एटम से टकरा कर, लाइट आती एटम से टकरा कर ऐसे वापस जाती लाइट, और फिर लाइट माइक्रोस्कोप से आप एटम को देख सकते थे। लेकिन अभी आप नहीं देख सकते, और वजह आपको इस सारी डिस्कशन से, ये जो 5-10 मिनट की डिस्कशन हुई है, आपको इससे पता चल गया कि लाइट माइक्रोस्कोप से हम एटम्स को स्टडी क्यों नहीं कर सकते। बच्चों एक और बात, ये सारी जो डिस्कशन की, ये तो लाइट के बारे में की। माइक्रोस्कोप का फंक्शन तो आप सबको पता है कि माइक्रोस्कोप में क्या होता है। माइक्रोस्कोप में हम छोटी सी चीज़ को बड़ा करके देखने की, उसको वाज़ेह तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करें, अगर अब बात आती है, जो माइक्रोस्कोप की बात छिड़ पड़ी है अगर, तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। अब लाइट माइक्रोस्कोप से तो हम एटम्स को नहीं देख पाए, वो तो हो गई फेल। अब दूसरे नंबर पर 1933 में एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम था रस्का। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम को देखने की, हम कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम को देखने की। तो 1933 में उन्होंने एक बनाई माइक्रोस्कोप, और उसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए नाम रखा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं। वो आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन वो बातें बाद में बताने की है, पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोप की। बच्चों माइक्रोस्कोप, माइक्रो इंतहाई छोटा पार्टिकल, उसको देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप, छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए। माइक्रोस्कोप की जब भी आप बात करेंगे, दो चीज़ों की बात करेंगे। एक बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की, मैग्नीफिकेशन पावर। दूसरी बात करते हैं आप माइक्रोस्कोप में रिजॉल्विंग पावर की। मैग्नीफिकेशन पावर सर क्या मतलब? बच्चों मैग्नीफिकेशन पावर का मतलब है कि छोटी सी चीज़ हो और आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको कितना बड़ा करके, पहाड़ जितना बड़ा करके दिखा सकती है, उसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन पावर। यानी एक चीज़ इतनी है ना, छोटी सी चीज़ है, आपकी माइक्रोस्कोप ने इसको इतना इतना बड़ा करके दिखाया, तो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर आप समझे 10 है। एक माइक्रोस्कोप है जिसने इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा करके दिखाया, तो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर आप समझिए कि 100 है। तो जो चीज़ जितनी छोटी चीज़ को जितना बड़ा करके दिखाए कि उसकी मैग्नीफिकेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी, और वो माइक्रोस्कोप उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा बेस्ट होगी। उसमें जो लेंसेज इस्तेमाल हुए होंगे, ये सारा काम, अंदर जो लेंस होते हैं, जो शीशा इस्तेमाल होता है उसका होता है, उसके लेंसेज उतने ही अच्छे हैं, उसके लेंसेज उतने ही अच्छे बेहतर तरीके से यूज़ हुए हैं, और वो जो माइक्रोस्कोप है वो उतनी ज़्यादा परफेक्ट है, उतनी ही ज़्यादा बेहतर है, उतनी ज़्यादा उसमें कमाल मौजूद है। ठीक। दूसरी बात जो माइक्रोस्कोप की आती है बच्चों, वो आती है रिजॉल्विंग पावर। वो बात आती है रिजॉल्विंग पावर की। बच्चों एविडेंस ऑफ एटम हमारा टॉपिक है, माइक्रोस्कोप हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्या करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम एटम को देखने जा रहे हैं। तो एटम को देखने से पहले हम यहाँ पर ये बात करना ज़रूरी समझते हैं। रिजॉल्विंग पावर, RP लिखूंगा। रिजॉल्विंग पावर बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिजॉल्विंग लिमिट की। रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिजॉल्विंग लिमिट की, और रिजॉल्विंग लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। वेवलेंथ। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी मेजर की। इलेक्ट्रॉन की क्या मेजर की बच्चों, बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की क्या मेजर की? वेवलेंथ मेजर की। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और आपको पहले जो 15 मिनट की पहले की डिस्कशन इससे पहले हो गई है, उसको देखने के बाद आप ये बात बखूबी समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को देखने के लिए वेवलेंथ का बहुत बड़ा किरदार होता है। वेवलेंथ का बहुत बड़ा किरदार होता है। लाइट की वेवलेंथ कितनी थी? 400 to 700 नैनोमीटर। और जो डायमीटर था किसका? एटम का, वो कितना था? 0.2 नैनोमीटर। तो यही वजह थी कि हम
लाइट से, विजिबल लाइट से हम एटम को नहीं देख पाए। मैंने आपको मिसाल दी, अगर आप सपोज करें कि एटम का डायमीटर होता 800 नैनोमीटर तो फिर हम लाइट से एटम को देख सकते थे, क्योंकि फिर लाइट एटम से टकराती और रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चली जाती। लेकिन एटम छोटा है, एटम की पावर कितनी है 0.2, विजिबल लाइट की कितनी थी 700, तो क्या ये इसे टकरा कर वापस जाएगी? बात समझ रहे हैं आप? इसको आप समझे ट्रक स्पीड से आ रहा है 700 की, आगे 0.2 की छोटी सी चीज़ है, तो क्या ट्रक इससे टकरा कर वापस जाएगा या ट्रक इसको साथ ही ले जाएगा? आगे ट्रक इसको साथ ही ले जाएगा भैया, कि इसको टकरा कर कहाँ वापस जाएगी? अब बात समझ में आई ये ट्रक वाली मिसाल से। अगर यहाँ पर होता 800 नैनोमीटर या 900 नैनोमीटर का, क्या होता बच्चों? अगर 800 900 नैनोमीटर का डायमीटर होता एटम का डायमीटर होता 800 900 नैनोमीटर, फिर विजिबल लाइट की अब पावर कम हो गई है, विजिबल लाइट से टकराती, थोड़ी सी वापस जाती, हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख लेते एटम को, ठीक है, हम लाइट माइक्रोस्कोप से एटम को देख लेते और फिर इतनी आगे की बात आपको पता ही ना, फिर आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही ना पड़ती। बात समझ में आई? तो वेवलेंथ बताना ये चाह रहा हूँ कि वेवलेंथ है वो वेरी इंपॉर्टेंट है इस इंफॉर्मेशन के लिए कि क्या आप एटम को देख सकते हैं, एटम को नहीं देख सकते। इसके लिए वेवलेंथ का इल्म होना कि वेवलेंथ किस चीज़ की वेवलेंथ इतनी है, किसी चीज़ की वेवलेंथ इतनी है, वो पता होना ज़रूरी है। अब देखो एटम, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, बच्चों इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से पहले हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमें 9.1 kg पता चल गया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको, वो हमारा टॉपिक नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें जब पता चला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया, तो हमने डी ब्रोगली इक्वेशन आप लिखाएं, H/P होती है वेवलेंथ, H/P H, और P मोमेंटम जो है mv के बराबर होता है, ये कांस्टेंट है H की वैल्यू है 6.36 × 10⁻36 जूल्स पर सेकंड, और फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें, तो इस तरह आपके पास आ जाती है क्या? वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ आ जाती है? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? फार्मूला आपको बता दिया, इस फार्मूले से हमारे पास क्या आई? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आई। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सर हम क्यों मालूम कर रहे हैं? क्योंकि एटम को सी करने के लिए, एटम को देखने के लिए हमें क्या वेवलेंथ पता होनी चाहिए, वेवलेंथ पता होनी ज़रूरी है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की हमें वेवलेंथ पता होनी ज़रूरी है। ठीक हो गया। वेवलेंथ होती क्या है सर? ये वेव होती है क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ यानी वेव की लंबाई, दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं वेवलेंथ। तो ये सारी डिस्कशन होगी, ठीक है। वेवलेंथ पता होनी इसलिए ज़रूरी। अब देखें इलेक्ट्रॉन की जो बच्चों वेवलेंथ होती है वो हमारे पास आई 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर। अब वेवलेंथ जितनी ही कम होगी उतनी आपके पास रिजॉल्विंग लिमिट कम होगी, रिजॉल्विंग लिमिट जितनी कम होगी आपके पास रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। भाई वेवलेंथ जितनी किसी चीज़ की कम होगी, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होंगे। इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ कम है, 0.1 नैनोमीटर बहुत कम है ना, 0.1 नैनोमीटर बहुत कम है। हमने मालूम कैसे की ये वेवलेंथ कैसे आई? फार्मूला आपको बता दिया, इस फार्मूले से ये वेवलेंथ आई। वेवलेंथ जितनी कम रिजॉल्विंग लिमिट उतनी कम, रिजॉल्विंग लिमिट जितनी कम रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा, रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा, रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा। बच्चों अब एक अगली बात सुने कि माइक्रोस्कोप में जितनी भी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है उतनी वो माइक्रोस्कोप अच्छी क्वालिटी की थी, अच्छी क्वालिटी। क्या मैंने कहा? माइक्रोस्कोप में जितनी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है उतनी वो माइक्रोस्कोप अच्छी क्वालिटी की होती है, उतनी वो माइक्रोस्कोप क्या होती है? बेस्ट होती है। अब सर ये तो आपने बता दिया रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो तो माइक्रोस्कोप बहुत अच्छी होती है, लेकिन रिजॉल्विंग पावर होती क्या है ये भी बताएं। तो बच्चों सुनो, रिजॉल्विंग पावर ये होती है, आपके पास ये दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स हैं, या थोड़ा सा अगर आपको नज़र आ जाए, अल्लाह करे आपको नज़र आ जाए, हमारा इधर लाइट का भी मसला है, तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लगाए हैं बच्चों।
रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि आपकी जो माइक्रोस्कोप है वो इन दो पॉइंट्स को, ये दो पॉइंट्स क्या हैं, आपस में साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, आपस में साथ क्या जुड़े हुए हैं। आपकी माइक्रोस्कोप इनको कितना अलग-अलग, इनको कितना अलग अलग करके दिखा रही है, इसको कहते हैं बच्चों रिजॉल्विंग पावर। भाई दो आपस में दो एटम्स क्लोज हैं, दो एटम्स बच्चों आपके क्या है, वेरी 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 वेरी, दो एटम्स आपके क्या है, वेरी क्लोज है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंतहाई कम है। आपकी माइक्रोस्कोप उनको कितना अलग अलग करके दिखा रही है, कितना उनको, उन दो एटम्स को कितना अलग अलग करके दिखा रही है, उनमें कितना फ़र्क कर रही है, उनको बिल्कुल एक को अलग करके दिखाए, दूसरे को अलग करके दिखाए, यानी उनके दरमियान, आसान लफ्ज़ों में उनके दरमियान फासले को क्या कर दे, ज़्यादा कर दे। ये एटम्स दरमियान में इतने जुड़े हुए थे, आपकी माइक्रोस्कोप ने इसको बिल्कुल दो एटम्स को बिल्कुल अलग अलग करके दिखाया, उनके दरमियान डिस्टेंस को दूर दूर करके दिखाया, सही वाज़ेह तौर पर करके दिखाया, एक एटम्स को अलग करके दिखाया, दूसरी को अलग करके दिखाया, इसको कहा जाता है रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर जिसकी जितनी ज़्यादा हो वो माइक्रोस्कोप उतनी बेस्ट है, और मैग्नीफिकेशन पावर जिसकी जितनी ज़्यादा हो वो माइक्रोस्कोप इतनी बेस्ट है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आप, ये तो माइक्रोस्कोप की बात हुई। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हमारे पास थी बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन, अच्छा पहले आप ये बताते हैं कि ये काम कैसे करती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बच्चों। ये होता है कि हम नीचे से एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, टंगस्टन के फिलामेंट को हम हीट करते हैं। क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, टंगस्टन फिलामेंट को क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं। जब हम उससे हीट करते हैं तो उससे क्या, टंगस्टन से क्या इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं। माइक्रोस्कोप की अब बात हो रही है। ऊपर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है सैंपल। कौन सा सैंपल, जिसमें हमने देखना है, ग्रेफाइट का आप समझे सैंपल है, कि जिसमें हमने क्या देखना है, इस पे हमने देखना है कि एटम्स, हम एटम्स के एविडेंस तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। ये सारी मेहनत इसकी एटम्स को देखने के लिए तो हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास आउट हो जाते हैं, कुछ पास आउट नहीं होते। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस सैंपल में से पास आउट हो जाते हैं, कुछ पास आउट नहीं होते। और आपके सामने, आपकी आंख पर, माइक्रोस्कोप पर एक इमेज बनता है, एक इमेज आपको दिखाई देता है। उस इमेज से फिर हमने पता किया, क्या पता किया, हमें मिला क्या, हमें मिला एविडेंस। किसका एविडेंस, एटम्स का एविडेंस। लेकिन बच्चों इतनी आसानी से नहीं मिला। हमने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी उसको हमने बढ़ाया 15 मिलियन टाइम्स। मैग्नीफिकेशन पावर क्या मतलब, एक छोटी सी चीज़ को कोई माइक्रोस्कोप कितना बड़ा करके दिखाती है उसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन पावर। तो आप देखें कि 15 मिलियन टाइम्स, 1 मिलियन 10 लाख, 15 मिलियन बहुत बड़ी है। 15 मिलियन टाइम्स हमने मैग्नीफिकेशन पावर, मैग्नीफिकेशन को बढ़ाया, तो तब हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिए बच्चों ऐसे ऐसे बैंड, ब्राइट बैंड्स और ब्लैक बैंड्स हमें दिखाई दिए। ब्राइट बैंड्स और ब्लैक बैंड्स हमें दिखाई दिए। तो हमने उन बैंड्स को, हमने चूँकि जो सैंपल रखा था वो ग्रेफाइट का था, तो इन बैंड्स को, जो बैंड्स किसके थे, ब्राइट और ब्लैक और वाइट किस्म के जो बैंड्स थे, उनको हमने नाम दिया किसका, एटम्स का। क्यों बच्चों एटम्स का नाम दिया, एटम्स का नाम इसलिए दिया बच्चों क्योंकि आप देखें माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए। और छोटी चीज़ को क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। छोटी चीज़ को क्या कहा जाता है, 15 मिलियन टाइम्स क्या की, 15 मिलियन टाइम्स हमने उसको मैग्नीफाइड किया। छोटी चीज़ को 15 मिलियन टाइम्स हमने बड़ा करके दिखाया। तो छोटी चीज़ को ही क्या कहा जाता है, एटम की क्या डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम की क्या डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो इसलिए हमने नाम दिया फिर ये ब्राइट बैंड्स को, क्या नाम दिया कि ये क्या है, ग्रेफाइट के एटम्स हैं। इतनी बातों को नोट करें आप, आपको आपके इल्म में ये होनी ज़रूरी है। ये क्या है, ग्रेफाइट के बच्चों एटम्स हैं। ठीक हुआ।
आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स टंगस्टन फिलामेंट से ऊपर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं, पास आउट होते हैं, किसी सैंपल से पास आउट होते हैं, और आपको एक इमेज ये भी कहेगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होते हैं, किस में से, ग्रेफाइट का जो सैंपल है उसमें से, और आपके सामने एक इमेज बनती है किस चीज़ की, उस सैंपल की आपके पास एक इतनी ज़्यादा आप मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ाएंगे तो आपके पास एक सैंपल की पिक्चर आएगी, जो पिक्चर पंजाब बुक बोर्ड की बुक है उसमें भी मौजूद है कि ये ग्रेफाइट का हमने एटम्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब मुशाहिदा किया तो ग्रेफाइट के हमारे पास ब्राइट बैंड्स और ब्लैक बैंड्स बने, और उनको हमने नाम दिया कि ये एटम्स हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट चीज़ को देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है और वो वेरी स्मॉल था, इसलिए हमने एटम्स को उसका नाम दिया। ठीक हो गया। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इस बात को, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर इजेक्ट हुए तो इलेक्ट्रॉन से हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ हमने किस चीज़ को देखा, हमने एटम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ वाज़े तौर पर हमने देख लिया, लेकिन आसानी के साथ नहीं देखा। 15 मिलियन टाइम्स, बच्चों बहुत ज़्यादा होता है 15 मिलियन टाइम्स, इतनी मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ाई तब जाकर हमें एटम्स का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे एटम्स पार्टिकल्स हमें दिखाई पड़े। सर क्या फ़ायदा है इसका दिखाई पड़े तो, उसके लिए पहला लेक्चर मौजूद है एप्लीकेशंस ऑफ एटम्स, वो जाके देखें, बड़े फ़ायदे हैं एटम्स को मालूम करने के। ठीक हो गया। अब एटम्स दिखाई पड़े, अब आप ये पूछ रहे होंगे कि सर थोड़ी देर पहले आपने जो वेवलेंथ की बात की, फिर उसका क्या मकसद। बच्चों देखें, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है, 0.1 नैनोमीटर। एटम का डायमीटर क्या होता है, 0.2 नैनोमीटर। तो इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं है इलेक्ट्रॉन और एटम के डायमीटर में और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आप देखें कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है 0.1 नैनोमीटर है, एटम का जो डायमीटर है वो 0.2 नैनोमीटर है। इससे हमें पता चलती है, इससे हमें ये बात कि हम इलेक्ट्रॉन की मदद से एटम्स को किसी न किसी हद तक देख सकते हैं। ये जो बात है बच्चों, एटम का डायमीटर, ये हमें उस वक्त नहीं पता था जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये सारा काम कर रहे थे, एटम का एविडेंस मालूम करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त नहीं पता था कि एटम का डायमीटर इतना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर, डायमीटर ऑफ एटम 0.2 नैनोमीटर। तो इस वजह से अब ये देखें, ये क्या है, एटम का क्या है, 0.2 नैनोमीटर है, ज़्यादा है, इससे फिर भी कुछ ना कुछ ज़्यादा है, मिलता जुलता है लेकिन ज़्यादा है। तो हमें एक बात यहाँ से भी साबित होती है कि इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ चूँकि एटम्स के डायमीटर से कम है, इसलिए हम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम एटम्स को देख सकते हैं, एटम्स को सी कर सकते हैं, एटम्स की एविडेंस को मालूम कर सकते हैं। लेकिन फिर कहूँगा आसानी के साथ फिर भी नहीं किया, क्योंकि दोनों के दरमियान फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं था, 0.1 0.2 कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो हमें ब्राइट और ब्लैक बैंड्स नज़र आए, जिनको हमने एटम्स का नाम दिया कि ये ग्रेफाइट के एटम्स। ठीक है बच्चों, तो ये सारी डिस्कशन कंप्लीट हुई, कंप्लीट कंटेंट के साथ। आपको आखिरी बात, एक साइंटिस्ट है 1895 में, उन्होंने एक्सरेज दरियाफ्त की। उनका बच्चों नाम था विल्हेल्म कार्नाड। मुझको बोलने में भी वक्त लगा, बड़ा लंबा नाम था इनका, विल्हेल्म कार्नाड। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सरेज दरियाफ्त की, और एक्सरेज जब दरियाफ्त की ना बच्चों, तो उसकी वेवलेंथ भी वो साइंटिस्ट मेजर करते हैं। वेवलेंथ मेजर करने का हमने फार्मूला आपको बता दिया है। वेवलेंथ जब एक्सरेज की मेजर की गई तो एक्सरेज की जो वेवलेंथ आई वो है बच्चों, उसकी एक्सरेज की जो वेवलेंथ रेंज है वो है 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। यानी हर इस मुख्तलिफ रेंज है, एक वेवलेंथ रेंज है किसकी, एक्सरेज की। यानी एक्सरे जो है वो इस रेंज में कहीं भी हो सकती हैं, 0.01 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर की भी एक्सरेज होती हैं। समझ आई बात। 6 नैनोमीटर पर 0.01 की रेंज से लेकर 10 नैनोमीटर तक
की रेंज में क्या होती हैं बच्चों, एक्स रेज होती हैं। ठीक, अच्छा अब आप ये देखें कि जो डायामीटर है किसका, एटम का, वो है बच्चों 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर डायमीटर ऑफ एटम है। एक्स रेज की वेवलेंथ जो है वो इतनी कम है, इस रेंज में होती है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होती है 0.01 नैनोमीटर, इतनी कम है। तो अब आप देख सकते हैं विजिबल लाइट 400 टू 700 नैनोमीटर, ये बहुत बड़ी थी, इसलिए एटम को नहीं दिखा पाई, टकरा कर वापस नहीं जा सकती थी। अब एक्स रेज जो है, एक्स रेज जो है इसकी जो वेवलेंथ है वो 0.01, बात आपको समझ आई। एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो 0.01 नैनोमीटर है, डायमीटर ऑफ एटम 0.2 नैनोमीटर है। ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, ये फिर भी क्या है, ज़्यादा है। तो इस वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन से हमने ये जाना, हमें ये पता चला कि क्या होगा, एक्स रेज जो है वो एटम्स में से पास कर सकती हैं, एक्स रे जो है वो एटम्स में से गुजर सकती हैं। बात समझ आई, एक्स रेज एटम में से पास कर सकती हैं, इस बात से हमें पता चला। एक्स रेज की वेवलेंथ इतनी कम थी ना, डायमीटर ऑफ एटम फिर भी इतना ज़्यादा है, तो एक्स रेज एटम्स में से पास आउट हो सकती हैं। किस तरह पता चला, वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन से, वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज़्यादा। समझ आई बात। अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर, वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन जैसे ही आती गई, साइंटिस्ट ने काम शुरू किया। साइंटिस्ट ने बच्चों लिया एक क्रिस्टल लिया, कॉपर सल्फेट समझे। देख क्या रहे हैं, मालूम क्या कर रहे हैं, एविडेंसेस ऑफ एटम। पढ़ क्या रहे हैं, एविडेंसेस ऑफ एटम, एटम का सबूत तलाश कर रहे हैं। यहां से हमने उस पर थ्रो कराई क्या, एक्सरेज बम्बार्ड कराई, एक्सरेज जब इसमें से गुजरी ना तो डाइफ्रैक्ट हो गई। क्या हो गई बच्चों, डाइफ्रैक्ट हो गई। डाइफ्रैक्शन क्या होती है सर, डाइफ्रैक्शन बच्चों वो होती है कि एक वेव किसी चीज़ में से जब पास करती है तो उसका एंगल चेंज हो जाता है, और उसके एंगल के चेंज होने को हम कहते हैं कि ये डाइफ्रैक्शन हुई है। डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। एक्सरेज आई, यहाँ पर क्या हो गई, इसकी जो एक्सरेज की जो मोशन थी वो मोशन क्या हो गई, एक्सरेज की चेंज हो गई, ऊपर चली गई, कोई नीचे चली गई, डाइफ्रैक्ट हो गई, उसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन। एक्सरेज क्या हो, डाइफ्रैक्शन। यहाँ एक होती है हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म पर जहाँ जाकर पड़ती हैं एक्सरेज, वहाँ एक बनता है स्पॉट, यहाँ पर एक पड़ी, यहाँ हमने बना दिया एक स्पॉट, यहाँ पर एक्सरे जाकर पड़ी, यहाँ पर बन गया एक स्पॉट, यहाँ पर जाकर पड़ी, यहाँ पर बन गया एक स्पॉट, यहाँ पर पड़ी, यहाँ पर बन गया एक स्पॉट, इसी तरह यहाँ पर, इस तरह यहाँ पर, इस तरह यहाँ पर एक्सरेज पड़ी, यहाँ पर बन गया एक स्पॉट। ठीक हो गया। आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊं तो बच्चों, एक्सरेज आपकी बॉडी में से पास करती हैं तो आपकी बॉडी के अंदर की इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं। एक्सरेज जब आपकी बॉडी में से पास करती हैं तो आपकी बॉडी की अंदर की इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं कि अंदर आपका, यहाँ से आपके बाजू में, आपकी हड्डी में यहाँ से गैप आ गया है, आपका बाजू यहाँ से अंदर से फ्रैक्चर है, यहाँ से हड्डी टूटी हुई है, तो अंदर की इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं। ये आपके पास क्रिस्टल था, क्रिस्टल यहाँ से एक्सरेज आई, एक्सरेज आपकी बॉडी के अंदर घुसी, आपकी बॉडी के अंदर जाकर फिर अंदर से बाहर जब निकलती हैं, एक्सरेज अंदर से बाहर निकलती हैं, तो फिर वो आपकी बॉडी की क्या लेकर आती हैं, इंफॉर्मेशन की, यहाँ से बॉडी हड्डी आपकी टूटी हुई है। अच्छा, यहाँ से एक, अच्छा ये आपको थोड़ा सा फील कराने के लिए, देखें यहाँ पर ये क्रिस्टल है, यहाँ से एक्सरेज आई, ये मेरा हाथ है, इस हाथ को समझिए ये क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट का, यहाँ से एक्सरेज आई, एक्सरेज मेरे हाथ के अंदर से घुसी, और अंदर से पता चल, जैसे एक्सरेज आती है ना तो अंदर से, हाथ के अंदर से घुसे तो
पता चल जाता है हमें कि हाथ की कौन सी हड्डी टूटी हुई है, हाथ का अंदर का हड्डी का स्ट्रक्चर कैसा है। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल बच्चों वैसे ही यहाँ से जब एक्सरेज आती हैं और वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में से जब गुजरती हैं तो कॉपर सल्फेट का अंदर का हाल कैसा है, कॉपर सल्फेट के अंदर के जो एटम है वो किस तरह आपस में अरेंज हुए हैं। यहाँ पर क्या बात थी बच्चों, बोलेंगे यहाँ पर क्या बात थी, जोड़ किस तरह अरेंज हुए हुए हैं, आपके हाथ के जोड़ किस तरह अरेंज हुए हुए हैं, आपकी हाथ की हड्डी टूटी हुई है या नहीं टूटी हुई, कैसी है, उसका पिक्चर मालूम होता है एक्सरे से। लेकिन इसमें क्रिस्टलोग्राफी में क्या होता है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, एक्सरेज आती हैं, एक्सरेज जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के अंदर घुसती हैं, अंदर में से जब पास आउट होती हैं तो हमें पता चल जाता है कि कॉपर सल्फेट का अंदर का क्रिस्टल, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, यानी अंदर जो एटम्स अरेंज हुए हैं वो किस तरह अरेंज हुए हैं, अंदर जो एटम्स अरेंज हुए हैं वो किस तरह अरेंज हुए हैं। मसलन ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज हुए हैं, स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज हुए हैं, या किस तरह अरेंजमेंट है किसकी, एटम्स की, वो हमें पता चल जाता है बच्चों किसके साथ, एक्सरेज के साथ। यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म होती है, एक्सरेज जब क्रिस्टल के एटम से टकराती हैं तो डाइफ्रैक्ट हो जाती हैं, जब डाइफ्रैक्ट होती हैं तो जहाँ एक स्पॉट बनते हैं, उन स्पॉट की मदद से, वो जो स्पॉट बनते हैं एक्सरेज के, उन डिफरेंट स्पॉट्स की मदद से, उन स्पॉट्स निशानात की मदद से हम पता लगा लेते हैं कि अंदर कॉपर सल्फेट का अंदर का क्रिस्टल कैसा है। जैसे आपको एक इससे सादा सी मिसाल दूँ, अगर आपको फील हो बच्चों, आप ऐसा करें कि जैसे देखें मेरे पास ये एक कवर है, इस पर अगर आप यहाँ से आप घर में देखिएगा कि लाइट अगर आप, मैं यहाँ से ज़्यादा थ्रो कराऊँ या आपके पास एक जाली हो, आपके पास एक जाली हो तो यहाँ से लाइट अगर मैं ज़्यादा लाइट इस्तेमाल करूँ तो एक उसका क्या यहाँ पर क्या बनेगा, साया। आप इसको ना देखिए, आप उस साए को देखकर आपको पता चल जाएगा कि जाली किस तरह की है। यहाँ समझ आ गई बात, आपको साए को देखकर आपको पता चल जाएगा कि जाली किस तरह की है, जाली किस तरह जो है वो अरेंज हुई हुई है। तो बिल्कुल यही प्रिंसिपल था क्रिस्टलोग्राफी का। ठीक है, क्यों, लाइट पास की, शैडो बना, शैडो से हमने देख लिया, लाइट पास की ना, उस जाली में से लाइट पास की तो क्या बना, शैडो बना। जाली के सुराख होते हैं, उनमें से लाइट क्या करेगी, पास करेगी, और जहाँ जो है वो जाली की बॉडी होगी वहाँ से लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, शैडो बनेगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि जाली किस किस्म की है, बगैर जाली को देखे। समझ आई बात, बगैर जाली को देखे हम साए को देख रहे हैं, साए को देखने से हम पता चल जाएगा जाली किस किस्म की है। और बिल्कुल इसी तरह डायफ्रैक्शन पैटर्न से हमें पता चल जाता है कि अंदर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अब क्या हुआ, क्रिस्टल के अंदर क्या थे, अब क्रिस्टल क्या था, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट किसका बना हुआ होता है, एटम्स का बना हुआ होता है। तो बच्चों यहाँ से भी हमने एटम्स का एविडेंस का पता लगा लिया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगला लेक्चर जो है वो हम और भी अच्छे तरीके से लेकर आएंगे। और आजकल जो बच्चों जदीद टेक्नोलॉजी है ना, वो इन चीज़ों से आप, ये तो बहुत पुरानी बातें थी, इससे हमने एटम्स के एविडेंस का पता लगाया। अब जो आजकल जो पता लगा रहे हैं एटम्स का, जो आजकल यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज हैं उसमें AFM है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, और फिर है STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। उसके साथ अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक कि आप अल्लाह का जिक्र करते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें और कुरान शरीफ की तिलावत करते रहें। बच्चों सबसे बड़ी जो बात है वो अल्लाह का जिक्र है, वल्ला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है।